दोस्तों, मैं अपने दिल की बात आपके सामने लेकर आया हूँ कि सूरज की तपती धूप है सिर पर, जिम्मेदारी का बोझ है। सूरज की तपती धूप है सिर पर, जिम्मेदारी का बोझ है। कैसे बैठ जाऊं छांव में, मंजिल तो अभी दूर है, मंजिल तो अभी दूर है। तो दोस्तों, जिसके सर पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो कितना भी धूप हो छांव में कभी बैठा नहीं करता। तो मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने बीएस अड्डा पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एडुटेरिया का बिहार एसएससी के लिए सेट नंबर 12। ये आपका है सर, सेट नंबर 12 है। तो वैसे बच्चे जो अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे बिहार एसएससी का, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बीएस अड्डा के चैनल पे जाएं। आपको वहां पे हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको भी जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है ये भी मिल जाएगा, और जो बिहार एसएससी का ऑलरेडी हमारे क्लासेस चल चुके हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया? किसके द्वारा लगा दिया गया था सर? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके ऊपर सर? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सर, इनके सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो सर, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? कब चुना गया था सर? तो आपका 1917 के कलकत्ता अधिवेशन पर। थोड़ा मैं इसमें बता दूं आपको कि कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। किनको चुना गया था सर? तो एनी बेसेंट को। उनको सर एनी बेसेंट को चुना गया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू को 1925 में बनाया गया था। सरोजनी नायडू को कब बनाया गया था सर? सरोजनी नायडू को 1925 में बनाया गया। सरोजनी नायडू। ठीक है। लेकिन प्रथम बार जो महिला बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? गीता रहस्य तो कहाँ की गई थी सर? तो ये आपका मांडले में की गई। कहाँ पे सर? मांडले में। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्षों के कारावास की सजा देकर मांडले जेल, जो कि बर्मा, भेज दिया गया था। यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। और एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके बीच है। इससे बेहतरीन तो सवाल हमने अभी तक देखा भी नहीं है। गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? जिसने कहा था कि गांधी और इरविन दोनों महात्मा, किसने दी थी सर? तो ये सरोजनी नायडू थी। कौन थी सर? ये सरोजनी नायडू थी। चलिए, अगला सवाल है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी सर? तो ये ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ पे सर? ब्रिस्टल में हुई थी। थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए 1830 में इंग्लैंड भेजा था। ब्रिस्टल में 27 दिसंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि स्थापित। चलिए, अगला है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। हरिजन सेवक संघ के कौन थे सर? तो इनके थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे सर? घनश्याम दास बिरला। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था सर? उस टाइम विंस्टन चर्चिल थे। चलो, तो जब बात अगर छिड़ गई है भारत छोड़ो आंदोलन की, तो थोड़ा इस पे भी बात कर ले। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, जो 1940 से 1945 तक प्रधानमंत्री रहा। कब से कब तक रहे थे सर? ये 1940 से 1945 तक। ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था सर? देखो, एक सवाल एक ही है, एक ही सवाल में 2-3 सवाल आ जाते हैं। अगर पूछ दिया तो क्या बोलोगे? 9 अगस्त 1942।
क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। 1942 का आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शासक पृथ्वीराज? तो ये है सर आपका पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे सर? पृथ्वीराज तृतीय। अगला है आशा सहाय संबंधित थी किससे सर? तो आजाद हिंद फौज से। नेक्स्ट है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो सर आपका गांधार शैली में प्राप्त होती है। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो सर पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित। अगला है हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? कौन सा है सर? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए, मतलब कि महासागर है सबसे गहरे स्थान है, तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है सर? तो ये आपका मैरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक महासागर का कौन है सर? तो ये प्यूटोरिको ट्रेंच है। फिर हिंद महासागर का कौन सा है सर? तो ये आपका यूरेशियन बेसिन है। और अटलांटिक महासागर का कौन सा है? जावा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है सर? ये जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? कहाँ पे सर? तो आपका नीलगिरी जो पहाड़ी है उस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। चलो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट भारत के दक्षिणी से पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैला हुआ है और पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। अगला सवाल देखते हैं सर, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है सर? तो ये आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा दोनों में स्थित है। इसके बारे में बता दूं तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है। यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित क्षेत्र है। लगभग 35,600 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसमें पश्चिम से अबूझमार हिल्स और पूर्व में पूर्वी घाट शामिल है। इसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के भाग शामिल है। यह भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है। इसका उल्लेख रामायण से मिलता है। ठीक है, अगला है कोरी क्रीक स्थित है, कहाँ पे स्थित है सर? तो कच्छ के रैन में, जिसको रैन ऑफ कच्छ में बोलते हैं, वहां पे स्थित। अगला है निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई? किसमें सर? तो आपका अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में दी गई। अगला है निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर? कौन सा था ऐसा सर मामला, कौन सा ऐसा वाद विवाद था जिसमें बोला कि जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? किसमें सर? तो ये गोकलनाथ वाद में। तो इसके बारे में बता दें तो वर्ष 1967 में, कब सर? वर्ष 1967 में गोलकनाथ एवं पंजाब राज्य मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जब कभी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में टकराव की स्थिति बनेगी तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि मूल अधिकार हो जो सबसे ऊपर रहेगा। चलिए अगला है केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया? किसमें किया गया सर? तो अनुच्छेद 355 में किया गया। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल का आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? कब किया सर? तो 1980 में किया। थोड़ा इसके बारे में देख ले।
कि वर्ष 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है सर? तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। अगला है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है सर? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो चलो थोड़ा इसके बारे में बता दें कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इस संविधान संशोधन में तो सर 31वें संविधान संशोधन में जो 525 था उसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। थोड़ा इसके बारे में देख ले तो 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा कब हुआ था सर? ये आपका ये 1973 में। ठीक है, 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई है। इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसमें सर तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था सर? ये आपका 1976 में हुआ था। द्वारा डीपीएसपी में निम्न नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। इसमें यह है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 क में है, आर्टिकल 39 च में है शोषण से बच्चों में वयस्कों की सुरक्षा, आर्टिकल 43 क में है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी की सहभागिता, फिर अनुच्छेद 48 क में है पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 44 में वर्णित है समान आचार संहिता मूल रूप। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं सर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संबंधित है, किससे संबंधित है सर? तो ये आपका राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला है यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, किसके बराबर होता है सर? ये किसके बराबर होता है सर? ये राजकोषीय घाटे के बराबर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, यानी कि जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है किसके लिए था? व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। अगला है व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? तो सर आपका माल। नेक्स्ट है एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होता। बंद अर्थव्यवस्था बोले तो जिसमें सर न तो निर्यात होगा और न ही आयात होगा। अगला है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? कौन था सर? तो वो थे पीसी महालनोबिस। कौन थे सर? पीसी महालनोबिस। अगला है सर निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? कौन है सर इनमें से? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। अगला है इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो सर ये चला था आपका ऑपरेशन अजय, जो कि ईरान में फंसे हुए थे उनको वहां से वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगला है नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? किस खिलाड़ी के नाम है सर?
तो रोहित शर्मा का नाम है सर। किनके नाम है? रोहित शर्मा का नाम है। थोड़ा इसमें मैं बता दूं कि रोहित शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाकर क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। क्रिस गेल के नाम 553 छक्के हैं। किसके नाम सर? क्रिस गेल के नाम 553 है और रोहित शर्मा के नाम 554 है। ठीक है, 53 है, जबकि रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 554वां छक्का लगाकर रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। ठीक है, चलो अगला सवाल है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई? कब की गई है सर? तो 31 अक्टूबर 2023 को ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया सर? तो ये आपका गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। अगला है, एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? तो इनका सर तीरंदाजी से। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी? तो सबको पता है सर, राजस्थान ने दी है। अब पूछ देगा कि इसमें से नए जिले कौन कौन से है सर? तो इसमें है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। कौन सा है सर? मालपुरा। मैं लिख देता हूँ, मालपुरा हो गया, फिर आपका सुजानगढ़ हो गया, सुजानगढ़ हो गया, फिर आपका है सर कुचामन, कुचामन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का विषय या थीम क्या था? तो इसका थीम सर एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। चलिए नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सर भारत का स्थान 161 है। नेक्स्ट है, डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति है? डीन बोलुआर्ट किस देश के राष्ट्रपति है? तो सर ये पेरू के राष्ट्रपति है। कहाँ के हैं सर? ये पेरू के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? कितनी प्रतिशत करती है सर? तो 52%। कितनी सर? 52%। अगला सवाल है, शिव शंकरी को किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? किसके लिए सर? उनको सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये तमिल भाषा के लेखक भी हैं। अगला है, पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई? कितने राज्यों में सर? तो 7 राज्यों में। अगला है, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सर ये 1955 में की गई थी। कब की गई थी सर? 1955 में की गई थी। चलिए अगला सवाल है सर, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है सर? तो आपका ये ब्रिज से। किससे है सर? ब्रिज से। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब प्रतिवर्ष मनाया जाता है सर? 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सर? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण इसमें से पूछ रहा है, कौन सा है? तो सर ये भी नहीं है, बर्फ का पिघलना भी नहीं है, फिजिकल चेंज है। तो दूध का खट्टा होना। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं सर, कि एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा हुआ होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होती है सर? तो बढ़ती है। क्या होती है सर? बढ़ती है। आपको लग रहा होगा कैसे सर? तो सुन लो, जैसे जैसे हॉल में लोगों की संख्या बढ़ती है, ध्वनि अधिक अवशोषित होने लगती है। मतलब ध्वनि जो साउंड है, लोग क्या करने लगते हैं, जैसे एक रूम है, रूम में जैसे जैसे लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या करना करेंगे सर? तो ध्वनि को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद शोषित होने लगे, जिस कारण गूंज का समय कम हो जाता है और भाषण की स्पष्टता बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आ रखा है कि द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में से कौन सही है, पूछ रहा है। ठीक है, तो भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं। ये बिल्कुल सही है। पूछो कैसे? अब बोलोगे सर कैसे सर? तो बता दूं, द्रव्यमान वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। हमने पढ़ा होगा कि W बराबर क्या होता है सर? mg होता है। W बराबर क्या होता है सर? mg होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, कितने के बराबर होता है सर? तो 10 टू दी पावर 13 किलोमीटर के बराबर। कितना? 10 टू दी पावर, बी नंबर ए 13 कर लेना है, 10 टू दी पावर 13 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर। सॉरी ये टू नहीं है, सही है, इसको 9.61 करोगे तो भी सही है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। कितना बढ़िया सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? जब प्रकाश गमन करता है, मतलब कहता है कि टोटल TIR, तो TIR बोलते हैं इसको, इंग्लिश बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कब होता है? जब प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो सर जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। एक इसमें होता है सर, तो डायमंड से कांच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि जैसे रदरफोर्ड ने दिया था एक्सपेरिमेंट की, जैसे इसमें गोल्ड कॉइल लिया यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या देखा कि बहुत सारी किरणें से क्या हो रही है, पास कर रही है। कुछ कुछ जो किरण है वो सीधे जाके वापस अपने ही डायरेक्शन में से जा रही है, सेम आ रही है। कुछ कुछ है जो क्या हो रही है सर, डाइवर्ट कर रही है। तो इससे इनको कंक्लूजन मिला, पूछ रहा है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे पन्नी के माध्यम से जाती है, इसका क्या मतलब है सर? तो इसका मतलब है सर कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली। अगर यहाँ से लौट रहा है इसका मतलब कि इसके सेंटर में कुछ ठोस है, उसी को क्या बोलते हैं सर, न्यूक्लियस है। ठीक है, और कुछ कुछ अगर इधर उधर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इधर उधर है। चलिए ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है सर? तो आपका शुद्ध दूध शुद्ध पदार्थ नहीं। ठीक है, कैसे? अब आपके मन में चल रहा होगा कैसे, तो सुन लो। सोना प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, ग्लूकोज, दूध, गेहूं और कई फलों में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, पानी भी अपने शुद्ध रूप में प्रकृति में पाया जाता है, दूध, चीनी और वसा जो शुद्ध पदार्थ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है सर? तो ये इवेपोरेशन, जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, उसके द्वारा। मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पानी इन छिद्रों से रिस कर घड़े की बाहरी सतह तक पहुंचते हैं और यह पानी घड़े से गर्मी लेकर वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े के अंदर पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, दृष्टि बाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? किसके सर? तो ये आपका वेनिला गुण वाला, इसके द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है सर उत्प्लावनता? तो ये विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। ठीक है, अगला है, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है, क्या है सर? तो कैट या आपका कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ को पानी से हटाना, जो कठोरता का कारण बनते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट का उपयोग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाने और डिटर्जेंट को अधिक कुशल बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा का उपचार किसके द्वारा किया जाता है सर? तो ये जो किया जाता है ग्लूकोमा का, वो किया जाता है आपका किसके द्वारा सर? तो क्रोनोलॉजिक दवा के द्वारा। किसके द्वारा सर? क्रोनोलॉजिक दवा के द्वारा। तो थोड़ा सा इसके ग्लूकोमा के बारे में बता दूं कि ग्लूकोमा आंख से संबंधित रोग है, जिसके उपचार हेतु कोलिनजिक दवा का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो सर वर्तिकाग्र व वर्तिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है? तो ये आपका सोइंग, सोइंग जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, बोवाई, बोना जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है, जिसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, उसके लिए सत्य है? कौन सा सत्य है सर? जो थोड़ा सा हम
देख लेते हैं। तो इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते नहीं सर, उसके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, बिल्कुल। वे पर परायण प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते, बिल्कुल सही। तो जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, डायस्टोल के दौरान, डायस्टोल के दौरान क्या होता है सर? हृदय रक्त से बाहर जाता है। हृदय रक्त से क्या होता है सर? बाहर जाता है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि अलिंद डायस्टोल के दौरान ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं अलिंद में और ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से बाएं वेंट्रिकल में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। और मैं बता दूं कि हार्ट से लेकर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर इससे देखना भी चाहते हो तो आप जाओ JSRDA पे, ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां जाके चाहो तो यहाँ आप देख सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हो। चलिए अगला है, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है, कहां तक ले जाती है सर? तो ये ब्लड वेसल का काम क्या है सर? तो हृदय से दूर लेके जाना। ब्लड वेसल का काम क्या है सर? तो ब्लड को हृदय से दूर लेके जाना है। अगला सवाल है, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता? किसको सर? तो प्लेटलेट्स को। किसको सर? प्लेटलेट्स को। सलजम किस कूल से संबंधित है? सलजम किस कूल से संबंधित है सर? तो ये आपका क्रूसीफेरी से संबंधित है। अगला सवाल है सर, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? कौन सा है सर? तो आपका क्यूलेक्स फाइलेरिया, ये सही है सर। अगला है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? किसका है सर? तो ये आपका हुक वर्म का है। किसका है सर? हुक वर्म का है। अगला देखते हैं सर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो सर ये आपका लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है, शीतल पेय जल, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है, किस चीज से बनी होती है सर? तो ये आपका पॉलीस्टाइरिन से बना हुआ, ठीक है। चलिए अगला है, नाइट्रिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है सर? तो ये आपका मैथेमोग्लोनिया होता है, ठीक है। ऐसा नाम है यार, प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत होता है। चलो, बायोगैस में मीथेन सामग्री है, कितना है सर? तो आपका 55.8% होता है। कितना होता है सर? 55 एग्जैक्ट पूछेगा तो 55.8% है, अगर ऐसे दिया है तो 55 है ऑप्शन है, तो आप ये लगा दोगे। तो ये था आपका पूरा बिहार SSC का सेट नंबर 12 जो अभी आपके बीच कंप्लीट हो गया। तो वैसे बच्चे जो अभी तक पूरा सेट नहीं देखे हैं, मेरा आपसे गुजारिश है, प्लीज आप जाइए, पूरा का पूरा आप सेट प्रैक्टिस करिए और इस बार 2024 में एक सेट बिहार SSC में आप जरूर कंफर्म करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सो डेट आपके एक शेयरिंग से किसी दूसरे बंदे की जिंदगी बन सकती है। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।